पूरी मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा एक बार में, 4-5 घंटे में पूरी मैथ्स रिवाइज। सब कुछ है इसमें, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ लिख रखा है। बच्चे क्या करते हैं मैथ्स में, क्वेश्चन भी लिखेंगे क्या यू एस टी है क्वेश्चन, फिर आंसर, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। वो 3-4 साल क्वेश्चन ही लिखते रहता है। हाँ, सिलेबस ही पूरा नहीं होता, बहुत सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते। जैसे मॉक लगा लिया, उसका एनालिसिस ही नहीं करा, मेरा क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या कुछ हुआ है। कई बच्चे कहते हैं 120 130 पे आगे स्कोर्स तक हो गया। बिल्कुल इसी कारण होता है, वो एनालिसिस ही नहीं करते हैं उसका कि कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, बार बार वही क्वेश्चन गलत करते रहते हैं। आपने जैसे इतनी पतली कॉपी पे नोट्स बना लिए मैथ के पूरे, राइट, है ना, तो कैसे नोट्स बनाने चाहिए? इतने क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे 4-5 घंटे में, सारे नोट्स रिवाइज, सारी मैथ्स रिवाइज। कोई कहता है रात को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सुबह पढ़ना चाहिए, कैसा था? अगर आप अभी सोचते कि भाई उस टाइम पर अगर मैं वो गलतियाँ ना करता तो हो सकता है जल्दी सिलेक्शन हो जाता, राइट, तो क्या ऐसे नंबर ऑफ गलतियाँ बताओगे जो उनको अवॉइड करनी चाहिए शुरुआती दिनों में? एक टाइम पे। हेलो, नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हर्ष भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्टेड हैं, ईएसओएन सीएसएस का इनको पद मिला है और रैंक है इनकी 296। तो आज इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफ़र रहा, क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई जिसके कारण इतनी अच्छी रैंक लेकर ये आ पाए हैं और कैसे इनकी पढ़ाई रही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई। थैंक यू सर। एक बार आप अपनी मुँह ज़बानी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष दलाल है और मैं हरियाणा में मांडोठी गांव से हूं। और सीजीएल 2025 के थ्रू मेरी रैंक आई है 296 और मुझे अलॉट हुई है एएसओ इन सीएसएस। ये वाला जो अटेम्प्ट था, इससे पहले आपने और भी कोई एग्जाम दिए गवर्नमेंट जॉब के, क्या रिजल्ट रहा उनका? हाँ, मैं मोस्टली जैसे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेंटर का या फिर दिल्ली बेस्ड जो भी जॉब होती थी उसका मैं एग्ज़ाम दे देता था। तो सीजीएल के अलावा मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट जेसीए का मैंने एग्ज़ाम दिया था, हाई कोर्ट का तो नहीं दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेजे का मैंने एग्ज़ाम दिया था। और सीपीओ के भी टायर 1 में दे देता था, ये जानने के लिए कि पैटर्न क्या चल रहा है। ओके, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई आपकी? ग्रेजुएशन मेरी 2023 में कंप्लीट हुई है सर। क्या करा ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मैंने बीए प्रोग्राम से करी है। बीए करा आपने? कैसा रहा कॉलेज, कैसा रहा, जाना पड़ता था कॉलेज? कॉलेज का फर्स्ट हाफ तो मेरा कोरोना पीरियड में ही निकल गया था, तो 1.5 ईयर्स के लिए मैं कॉलेज गया था। तो कॉलेज में कुछ ऐसी खास मैंने पढ़ाई करी नहीं थी। थर्ड ईयर में आके एंड में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ओके, थोड़ा अगर फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँ आपका तो कैसा है, कौन कौन है फैमिली में? मेरी फैमिली में मदर, फादर और एक भाई है, बहन है, दोनों छोटे मेरे से, मैं ही एल्डेस्ट हूँ। फादर दिल्ली पुलिस में सर्विंग है और मदर हाउसवाइफ है। ओके, कैसा रहा आपका स्कूलिंग, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन शुरू से तो जैसे 5 की एज तक तो मैं अपने गांव में मांडुठी में ही रहा हूँ। उसके बाद हम बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ से फिर सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ से मेरी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है 12th तक। फिर उसके बाद कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने राजधानी कॉलेज से अपनी बीए करी है। क्या परसेंटेज क्या रहा आपके 10th 12th? 10th में मेरी परसेंटेज ओवरऑल रही है 93 समथिंग और 12th में रही है 90.4। अरे वाह, ब्रिलियंट स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट। ओके, चलिए, अभी अगर एसएससी सीजीएल की जर्नी में जानना चाहूँ तो कब शुरू हुआ, कब आपके मन में आया कि भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, और कैसा जो शुरुआती दिन होते हैं ना कि भाई अब पता तो है कि सीजीएल की तैयारी करनी है, वो करनी कैसे, तो वो फेज कैसा रहा? जैसे मैंने 12th करी अपनी, तो 12th के बाद घर वाले बोल रहे थे सबकी यूपीएससी की तैयारी कर ली, इसलिए मैंने बीए ले ली थी। सब बीए वगैरह लेते हैं, तो मैंने बीए ले ली थी। फिर मैंने सिलेबस वगैरह देखा तो मैंने बोला ये तो नहीं होगा मेरे से। तो मैंने फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करा एग्ज़ाम्स को, तो मेरे को सीजीएल का पता चला थर्ड ईयर में आके थोड़ा, कि सीजीएल टाइप कुछ एग्ज़ाम होता है, इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह मैंने देखा, जीके थोड़ा कम आता है। तो मैंने फिर सोचा इसकी तैयारी करूँगा। तो थर्ड ईयर के लास्ट में जाके मैं मुखर्जी नगर गया था पापा के साथ। तो वहाँ पे जो फेमस टीचर्स वगैरह थे उनका मैंने कोर्स ले लिया। एक मैथ्स के एसएस भारती सर हैं वहाँ पे, वो मैंने कोर्स लिया था। और इंग्लिश का मैंने जयदीप सर का कोर्स लिया था ऑनलाइन। फिर 1 मंथ के लिए मैं गया था ऑफलाइन कोचिंग में, पर वहाँ मेरे को फिर अच्छा नहीं लगा थोड़ा, तो मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया था एसएस भारती सर का कोर्स। वो मैंने ऐसे ही कॉलेज टाइम में कर लिया था बस नॉर्मली। और रीजनिंग वगैरह का कुछ ऐसे मतलब तैयारी ढंग से चल नहीं रही थी जब कॉलेज के बाद स्टार्ट हुई थी मेन तैयारी। इतना सीरियस नहीं थे एग्जाम? हाँ, सीरियस नहीं था, बाकी कॉलेज लाइफ में ही हाँ। चल रहा था सर। चलो, नहीं वैसे मुझे लगता भी कि कॉलेज टाइम पे कॉलेज को अच्छे से कर लेना चाहिए और फिर कॉलेज के बाद आप इस तैयारी को शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो जैसे आप कर रहे थे उस टाइम पे। थोड़ा बहुत जैसे घर पे आ गया, थोड़ी बहुत 1-2 क्लास ले ली। हाँ,
फिर हमने घूमने चला गया, रनिंग वगैरह कर ली, जिम कर लिया, बस यही चल रहा था। ओके, अगर जैसे इसी पॉइंट पे जो बच्चा है, कोई अभी जो इनिशियल फेज है उसका, वो भी सर्च कर रहा है कोचिंग्स वगैरह और तैयारी शुरू करना चाहता है, तो आप क्या उसको बोलोगे भाई कि जैसे आपने भी कुछ गलतियां करी होंगी, राइट? अगर आप अभी सोचते कि भाई उस टाइम पे अगर मैं वो गलतियां ना करता तो हो सकता है जल्दी सिलेक्शन हो जाता, राइट? तो क्या ऐसे नंबर ऑफ गलतियां आप बताओगे जो उनको अवॉइड करनी चाहिए शुरुआती दिनों में? सबसे फर्स्ट ये है कि जैसे मैंने स्कैटर्ड वे में सारी चीज़ें करी, जैसे एक टीचर को नहीं पकड़ा मैंने कि इसका करना है तो इनका ही करूँगा मैं जैसे कभी इनका देख लिया, कभी मैथ्स की उनकी क्लास देख ली, कभी रीजनिंग की किसी सर की देख ली। तो एक टाइम पे एक टीचर को पकड़ो और उसी का कोर्स करो सारा। एक टीचर को पकड़ो, उन पे पूरा ट्रस्ट करो अपना और उन्हीं से पढ़ो। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या लगता है आपको? ऑफलाइन, मेरे को ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगता है ऑफलाइन से। ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे आप बैठ के तो बीच में डिस्टरबेंस वगैरह भी होते हैं, कईयों को वो डिस्टरबेंस नहीं लगते पर मेरे को डिस्टरबेंस लग रहे थे, जैसे आस पास में कोई बोल लिया मेरे से। हाँ। तो ऑनलाइन में जैसे मैं अपनी स्पीड भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 1.5 पे लेनी है कोई क्लास, आसान है, मेरे को बेसिक चीज़ें आती हैं, तो 1.5 पे 2 पे स्पीड पे मैं देख लेता। ऑफलाइन में तो जैसा चल रहा है वैसा ही हाँ, चल ऑफलाइन में तो बीच में कुछ आ गया, पानी पीने हाँ। चले गए सर, कुछ करने चले गए, कोई आ और गया किसी किसी दिन दिन। आते भी नहीं हाँ, हो तो किसी सर दिन का आते भी टेस्ट। नहीं, फिर मैं डेली अप डाउन करता था तो हाँ। बीच में टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता था मेट्रो में। ओके, अभी जैसे मैं आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे आऊँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके मार्क्स क्या क्या रहे इस अटेम्प्ट में? प्री के भी बता, हाँ, प्री मतलब प्री में भी बताओ फिर मेंस के बाद। CGL 2025 में प्री में मेरा स्कोर था मैथ्स में 50/50, रीजनिंग में भी 50 था, और जीके में मेरा स्कोर था 22, और इंग्लिश में 42.5। इंग्लिश थोड़ी टफ आई थी अब की बार। तो मेरा ओवरऑल स्कोर था 164.5 आउट ऑफ 200, ओके। और नॉर्मलाइज स्कोर था 160। फिर मेंस में मेरा मैथ्स में स्कोर था 84/90, और रीजनिंग में 90/90, इंग्लिश में 131/135, और जीके में 39/75। कंप्यूटर गेम चेंजर था इस बार तो। हाँ। मेरे को आती तो थी इतनी, पर पासिंग मार्क्स जितनी मैं कराया था 24 मार्क्स मेरे आ गए थे। चलिए, अभी अब स्ट्रेटजी में जानूंगा तो उसको उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि जो बिगिनर बच्चा है, राइट, तो उसको हेल्प हो पाए, क्योंकि पर्पज़ यही है कि पॉडकास्ट बच्चा देखने आता है तो उसको ऐसा होता है कि भैया की इतनी अच्छी रैंक आई है तो उससे कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ बता के जाए इस पॉडकास्ट में कि उसकी जर्नी भी आसान हो जाए, राइट? तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैं आप ये बताओ कि आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो थोड़ा बोरिंग लगता था या फिर जिससे थोड़ा सा डर लगता था कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा पता नहीं इसमें फंस ना जाऊं, या फिर इसमें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे थे? जैसे जीके में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कितना भी पढ़ लूँ मेरे तो नंबर ही नहीं आते जीके में। हाँ। तो जीके हमेशा मेरे लिए टफ रहा है, कितना भी आसान, कुछ भी आसान टॉपिक मेरे को टफ लगता है, नींद आती है मेरे को पढ़ते टाइम। मैथ्स मेरे को हमेशा इंटरेस्टिंग लगा है स्कूल से ही। 10th में मेरे 98 मार्क्स थे मैथ्स में, 12th में भी 95 थे, तो मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता था मेरे को। ओके, तो जीके से ही शुरू करते हैं। जीके की स्ट्रेटजी बताओ थोड़ा कि एक बिगिनर बच्चा कैसे शुरुआत करे कि वो अच्छा स्कोर कर पाए जीके में। जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं लूसेंट लेके आया था जीके के लिए, वही ज़्यादा फेमस बुक थी, सब वही बता रहे थे, टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू मैंने देखा था। तो लूसेंट मैंने स्टार्ट करी, 1-2 पेज हो जाते तो मेरे को नींद आ जाती फिर, तो फिर वो मैंने छोड़ दी। फिर परमार सर पता चले थे मेरे को, तो शायद जब उनका 2.0 बैच चल रहा था, पर मैंने 1.0 लिया था क्योंकि रिकॉर्डेड सारी वीडियोस थी, तो मैंने 1.0 अच्छे से कंप्लीट करा था। और साथ में PYQ सीरीज़ करी थी। PYQ सीरीज़ में भी जैसे मैंने उसके लेक्चर्स के तो मैंने नोट्स बनाए थे, PYQ सीरीज़ के मैंने जो लेक्चर के वो कोर्स के नोट्स थे, बेसिक चीज़ें जो आती हैं ज्योग्राफी वगैरह जो पूरा थ्योरी होती है उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए, वो सर देती हैं तुम क्यों बनाने दो। अच्छा, वो सीट आती है उनकी? हाँ, सीट आती है, पर बाद में फैटमैन बुक भी लॉन्च हो गई तो वो भी फिर नोट्स भी ऐसे ही रह गए। तो जिक्के में तो यही करा, PYQ सीरीज़ करी है मैंने, और परमार सर से कोर्स कराया, 2-3 बार मैंने कोर्स कराया, पर नंबर मेरे 39 ही आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो गई। अच्छा, जैसे जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है जैसे आपने भी बोला, और इसमें अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं क्या पूछ ले क्या नहीं, लेकिन आपने भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी कि ये टॉपिक, या जैसे बहुत से होते हैं वो इकोनॉमिक कम पढ़ते हैं या फिर कोई बायो कम पढ़ता है, ऐसा कोई टॉपिक आपने अवॉइड करा कि भाई इस पे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, ये छोड़ ही देते हैं? फिजिक्स मैंने बिल्कुल नहीं करी, हाँ। केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी करी थी मैंने, पॉलिटी मेरे को अच्छी लगती थी, पॉलिटी मैंने अच्छे से करी थी, पॉलिटी में मज़ा आता था पढ़ने में, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता था पॉलिटी में। हिस्ट्री में मैंने एंशंट थोड़ी अवॉइड करी थी, मेडाइवल और मॉडर्न अच्छे से करी है।
और इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग थी, और इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करी है। ओके, बाकी ये आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करा कि आपने ट्रेंड को देखा प्रीवियस ईयर को? नहीं, पहले मेरे को तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती है मैं वही करता हूँ, अच्छा। फिर ट्रेंड देखता हूँ। जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई टॉपिक आ ही रहा है, बार बार आ रहा है वो, तो बस मैं वही कर लेता हूँ कि ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो यही कर लेता हूँ, पूरा सिलेबस करने की क्या ज़रूरत है। मान लो छोटा छोटा है फिजिक्स, इसमें से कभी कभार ही कोई क्वेश्चन आता है, तो जो कभी कभार आता है एक क्वेश्चन वही कर लेता हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हो जाएंगे फिर। ओके, बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी जानने से पहले आप थोड़ा रूटीन के बारे में और बताओ। जब आप सीरियस तैयारी कर रहे थे अपना, तो कैसा रूटीन बनाया था आपने? क्योंकि इस पे भी थोड़ा ये डिबेटेबल है, कोई कहता है रात को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सुबह पढ़ना चाहिए। कैसा था आपका रूटीन? शुरू में जैसे मैं पहले लाइब्रेरी नहीं जाता था तो रात को भी पढ़ लेता था, पर जैसे लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लाइब्रेरी जाके ही सही पढ़ाई होती है। अच्छा। लाइब्रेरी में मैं जाता था, अब कंटिन्यूस मेरे को लगभग दो साल से मैं कंटिन्यूस लाइब्रेरी जाता था। बीच में कभी कभार जैसे बीमार हो गया तो गैप लग गया, पर 8-9 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। अपना खाना साथ में लेके जाता था, अच्छा। और फिर शाम को ही आता था 8-9 बजे के आसपास। बीच में वहीं पे घूम लिया कहीं पे, नहीं तो पूरा दिन लाइब्रेरी में ही। कितना ओवरऑल कितने घंटे तैयारी हो जाती थी? एवरेज जैसे नॉर्मल चल रहा है, कोई पेपर नहीं है आसपास, तो 7 से 8 घंटे इनफ है। पर पेपर के 1 महीना पहले मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लेता। ओके, जब लाइब्रेरी में आप अपना सीरियस अपना 8-10 घंटे दे रहे थे, तब वहाँ लाइब्रेरी में आपको कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां दिखते होंगे जो आपको लगता होगा यार ये टाइम पास कर रहे हैं, या फिर ये सीरियस नहीं है पढ़ने में, या फिर ये चाय पीते रहते हैं, होता है ना ऐसा? तो अभी क्या आप जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं उनको क्या ऐसी कुछ बात बताओगे? क्योंकि अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया, उस टाइम पे अगर आप बताते तो कहते हैं चल जा तू अपना पढ़ ले पहले, है ना? तो अभी क्या बताना चाहोगे कि भाई ताकि वो भी थोड़ा बहुत सीरियस हो? भाई देखो, लाइब्रेरी का मेन पर्पस है तुम्हारी जॉब सिक्योर करवाना है, हाँ। तो लाइब्रेरी जा रहे हो पढ़ने के लिए तो बस पढ़ो। बाकी फालतू की चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, जैसे कई डिस्ट्रैक्शंस, जैसे भाई आसपास के दोस्त आगे मिल लिए, बाहर खड़े हो गए बहुत देर, वो लगता है कि थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे पर वो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है उसमें। मैं तो खुद साइकिल पे जाता था रोज़, कि थोड़ा अपना एक्सरसाइज वर्कआउट भी हो जाएगा, इसलिए फिर लाइब्रेरी में तो मेरे को तो कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे माइंड में ये था कि मेरे को तो पढ़ना है बस, तो बस पढ़ाई करो अपना। कितनी चाय पी जाते थे आप? पीते थे चाय? चाय चाय तो कभी कभार जैसे बीमार हो गया तभी पीता हूँ चाय वगैरह। अच्छा अच्छा। चलिए, अभी मैथ की अगर मैं स्ट्रेटजी जानना चाहूँ आपकी, तो बिल्कुल बेसिक से बताओ। किसी बच्चे का, जैसे आपका तो मैथ शुरू से अच्छा था, राइट? तो कोई बच्चा लेकिन मैथ को बिल्कुल मतलब उसका एवरेज है, अगर वो सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, तो कैसे वो उसको मैथ को अच्छे से करे ताकि उसका भी अच्छा स्कोर आ पाए? जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी 2023 में, तो मैंने एस एस भारती सर का कोर्स लिया था। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो है बिल्कुल, जैसे बिल्कुल थोड़ा बहुत पता है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये पता है, तो एस एस भारती सर का कोर्स ले सकता है। वो बिल्कुल बहुत ही बेसिक से करवाते हैं और बिल्कुल स्लो पढ़ाते हैं। तो उनका पर कोर्स बहुत लंबा है, तो अपने टाइम पर मिट करे तभी लेना वो, तो वो कर सकता है। अगर जिसका थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं, कि भाई नॉर्मल चीज़ें आती है, एच सी एफ एल सी एम वगैरह ये चीज़ें आती हैं, तो मैं बस भूतेश सर को सजेस्ट करूँगा, उनका फाउंडेशन बैच ले सकता है अगर बेसिक चीज़ें क्लियर है। अगर बेसिक से थोड़ी हाई लेवल चीज़ें तुम्हारी क्लियर है, नॉर्मल चीज़ें तो आती हैं, क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे 60% मार्क्स आ रहे हैं पेपर में, तो मेंस का बैच लो। मेंस का बैच बहुत अच्छा है सर का, मैंने खुद 3-4 बार कराया है, और मैंने मैथ्स के लिए कोई बुक यूज़ नहीं करी है बिल्कुल भी। अच्छा। बुक मैंने पिनेकल खरीदी थी, पर मैंने हार्डली कोई क्वेश्चंस उसमें से करे होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी वही खुद करा हाँ, देते हैं? वो सर ने बोला था कि कोर्स अगर ले रहे हो तो मेरे पे ट्रस्ट करो पूरा, और 2-3 बार तो करो कोर्स को। तो मैंने 2-3 या 3-4 बार पूरा कोर्स कराया मैंने, जैसे वीडियो चला ली, कोई क्वेश्चन आ गया सामने तो वो कर लिया। अगर मेरे को लग रहा है मेरे को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, तो ही मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा था। जैसे अगर मेरे को थोड़ा भी डाउट रहा कि मेरे को ये कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आया, बस हो गया क्वेश्चन ऐसे ही हो गया मेरे से, तुक्के से हो गया कैसे भी हो गया, पर मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो उसका देख लिया पूरा सॉल्यूशन। ऐसे करके मैंने 3 से 4 बार वो कोर्स करा था अच्छे से। ओके, कितना टाइम लग जाता है एक बार अगर भूतेश सर का कोर्स कंप्लीट करना होता? अगर 2 से 3 क्लासेस रोज देखोगे तो मैंने 1.5 महीने में 2 महीने में पूरा कोर्स कर लेता। 2 महीने में पूरा क्लास कोर्स हो जाता है? कितने घंटे का है ये? टोटल क्लासेस ही शायद मेंस बैच में 100-120 के करीब। ओके, नहीं नहीं, ओवरऑल पूरा अगर आपने तो मेंस वाला हाँ, लिया? मैंने मेंस वाला लिया ओके बस। ओके। चलिए, अभी जैसे इसमें स्पीड का भी गेम होता है, क्योंकि हाँ। अभी तो सेक्शनल टाइमिंग भी आने वाली है, राइट? आप लोग तो लकी थे निकल गए, अब वो पता नहीं ये अच्छी चीज़ है या फिर गलत है, वो तो जब इम्प्लीमेंट होगी तब पता चलेगा। तो स्पीड का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि जिसकी अच्छी स्पीड है वही सिलेक्शन ले पाएगा, भले ही आपको आता हो। आपका 1 मिनट लग रहा है और दूसरा 30 सेकंड में कर दे रहा है, तो उसका ही सिलेक्शन होना है, राइट?
तो क्या स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करते थे आप? स्पीड का मैं अच्छे से बताता हूँ, मैंने एक वीडियो भी डाली है, मेरा चैनल है यूट्यूब पे। अच्छा। तो स्पीड को लेकर बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि क्वेश्चन पता तो होते हैं पर वो टाइम खत्म हो जाता है, हाँ। क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले जाके लाइब्रेरी में स्पीड ही प्रैक्टिस करता था। स्पीड में क्या है भाई, पहले मल्टीप्लिकेशन करो वो जी, 20 मल्टीप्लिकेशन एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट करके, उस पर करता था मैं एक्सपर्ट लेवल पे। हाँ। 20 क्वेश्चंस करो रोज, बस कर दो ऐसे ही, उसमें टाइम आता है रोज का, वो करो। और साथ में मैं टेबल्स लिखता था, बेशक मेरे को आते होंगे, मैं 25 तक, 12 से 25 तक टेबल्स लिखता था। डेली? हाँ डेली। शुरू में डेली लिखता था, एंड में जाके जैसे कैलकुलेशन स्पीड तेज हो गई तो जैसे दूसरे दिन लिख लिया, तीसरे दिन लिख लिया। टेबल्स लिखो, और जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है वो करो प्रैक्टिस, रोज लिखो उसको, बस रफ शीट पे ऐसे ही लिख के फेंक दो बेशक बस। और स्क्वायर हो गया, हमारे स्क्वायर भी 30 तक बोलते हैं सब, पर मैंने 40 50 60 तक कर रखे हैं ऐसे कि जैसे मान लो अगर 60 तक ऐसे याद नहीं हो तो बस ऐसे कर लो कि भाई मेरे को कुछ आ गया तो निकाल लूंगा 60 तक मन में ही। और कहीं पे मेरे को दिख जाए कि ये स्क्वायर है 54 का है, तो मेरे को पता लग जाएगा हाँ ये 54 का स्क्वायर है। क्यूब 15 तक, और उसके बाद जैसे 20 का हो गया, 21 का हो गया, 25 का, ये भी लिखो साथ में। और जो भी जैसे इंपॉर्टेंट जैसे अपने ट्रिपलेट्स हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो रोज लिखो। ये भूतेश सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें रोज लिखो, अपनी रफ शीट पे फेंक दो उसको, ये चीज़ें सारी रोज लिखो, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। ओके। अभी तो मैथ में तो वही की सारी चीज़। अगर मैं जैसे इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे डरते हैं। मेरे चैनल से जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहती है। तो इंग्लिश को कैसे करें? इंग्लिश में मैंने जयदीप सर का कोर्स लिया था पहले, पर मैंने वो करा नहीं था, थोड़ी वीडियोस देखी थी, पर मेरे को लग रहा था कि मैं कर लूँगा अपने आप। तो मैंने सबसे पहले तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक मैंने 15-20 बार करी होगी सारी। अच्छा। हाँ, जैसे 15 दिन में एक बार पूरी बस ग्रामर करी है उसमें से, ग्रामर, फ्रेजल वर्ब्स और ये प्रेपोजिशन वगैरह ये हो गए, फिक्स प्रेपोजिशंस। तो वो बुक मैंने 15-20 बार करी होगी, 15-20 दिन में हो जाती है सारी खत्म। एक दिन चैप्टर करा, उसके क्वेश्चंस बैक में दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं मोस्टली, वो कर लिए सारे। अगले दिन दूसरा चैप्टर उठाया, 15-20 दिन में बुक होगी, फिर स्टार्ट कर दी शुरू से। 2 साल में 15-20 बार तो हो ही जाती है। हाँ। ग्रामर हो गया, इससे पूरा प्रिपेयर हो गया था ग्रामर। फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पिनैकल यूज़ करी थी। पिनैकल भी मैंने दो दो बार तो करी है पिनैकल ग्रामर के लिए, जैसे वॉइस नरेशन वगैरह, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे मैंने उससे करे हैं। और इसके बाद वो कैब में सबको दिक्कत होती है कि वो याद नहीं होती है किसी को। तो याद करने के लिए मैंने जैसे नॉर्मली पढ़ता था तो मेरे को याद नहीं होती थी, वो नींद आती थी वो भी पढ़ते टाइम, तो मैं उसको लिख लेता था। जैसे एक पेज ले लिया, उस पे ऐसे लिख दिया कुछ भी वर्ड आया, जैसे वर्ड लिख दिया उसका, और उसके मेरे को कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी पता है वो साथ में लिख दिए। दोबारा वर्ड आया वो दोबारा लिख दिया, उसके सिनोनिम्स लिख दिए सारे। ऐसे मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता था बस। सिनोनिम्स, OWS और ईडियम्स, वो कैब में मैंने ये करा बस, एंटोनिम्स नहीं करे, क्योंकि एंटोनिम्स करते हैं तो फिर सिनोनिम के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है उनका। तो ईडियम्स करे मैंने, OWS करे हैं, और सिनोनिम्स करे बस, ये मैंने ब्लैक बुक से करें आप? नहीं, ब्लैक बुक मैंने यूज़ नहीं करी। ब्लैक बुक से मैंने बस टॉप 200 करे हैं। ओके। ये मैंने प्रैक्टिस करी है किरण की प्रीवियस ईयर से, वो भी मैंने 5-6 बार करी होगी। वो कैब बस। कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन में जैसे रीडिंग कर सकते हो, बुक्स की बच्चे पूछते हैं नॉवेल्स वगैरह पढ़े या क्या पढ़े, जो हिंदी मीडियम के बच्चे। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ अपनी NCERT पढ़ लो 6 से 12 तक की, उसमें से ही बेसिक उस चीज़ का मतलब समझो कि ये लिख क्या हुआ है। अगर नहीं आ रहा तो गूगल कर लो इसका मतलब क्या है। और यूट्यूब पे भी कई टीचर्स पढ़ाते होंगे NCERT हो, वहाँ से देख सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन तो इसी से हो जाएगा। बाकी इंग्लिश माध्यम चैनल है एक, वहाँ पे एडिटोरियल आता है रोज़, वहाँ से मैं एडिटोरियल करता था एक रोज़, उसको 2 बार पढ़ता था। उसमें जो वर्ड मीनिंग साथ में आ गए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसमें हाईलाइट होता है कि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये वर्ब एग्री कर रहा है, तो वो करता था मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए बस। ओके। रीजनिंग के बारे में और बता दो फटाफट से। रीजनिंग में मैंने शुरू करा था जब पुलकित सर हैं एक यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने एक बार कर लिया था, पर बाद में आके फिर मैंने मेंस का बैच लिया था कमल सर का, कमल छाबड़ा सर है, इवन कोचिंग सेंटर पे भूतेश सर के साथ, तो उनका मैंने बैच एक बार करा था। तो रीजनिंग में ऐसी कुछ सच दिक्कत आई नहीं मेरे को। और रीजनिंग प्रैक्टिस से हो ही जाती है? हाँ, प्रैक्टिस से 2 सेक्शनल मॉक रोज लगा लो, मैथ्स रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक अपने आप हो जाएगा। ओके। हाँ, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा और बताओ, कैसे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और कब लगाना शुरू करें, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाए मॉक टेस्ट से एनालिसिस करके? जैसे आपने सिलेबस स्टार्ट कर दिया अपना करना, आपको पता है मेरा 50% सिलेबस हो चुका है, तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में शुरू में लगा लो, 2 मॉक लगा लिए, अब सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है तो 3-4 कर दिए। एंड में आते आते रोज़ 1 मॉक लगा लो, संडे को ऑफ ले लो, उसको सबको रिवाइज करो।
और सबसे मेन चीज़ है उसका एनालिसिस करना। जैसे मॉक लगा लिया, उसका एनालिसिस ही नहीं करा, मेरा क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या कुछ हुआ है। कई बच्चे कहते हैं 120 130 पे आगे स्कोर्स तक हो गया, हाँ। बिल्कुल इसी कारण होता है, वो एनालिसिस ही नहीं करते हैं उसका कि कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, बार बार वही क्वेश्चन गलत करते रहते हैं। तो उसका एनालिसिस करो अच्छे से, देखो मेरा क्या क्वेश्चन हुआ है। ऐसे नहीं है कि भाई नोटबुक बना लो, बहुत बड़ी बन जाएगी वो नोटबुक, तो फिर बस देख लो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, कोई रेयर क्वेश्चन है कि भाई ये आज आया है, ये मैंने देखा नहीं है, ये कभी कभार ही आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी सैटरडे संडे को देख लो। वीक में दे लिए 4-5 मॉक दे लिए, उसका सैटरडे संडे को अच्छे से फिर दोबारा देखो मैंने क्या गलती करी थी, और दोबारा तो नहीं रिपीट हो सकती है फिर। फुल लेंथ मॉक लगाते थे आप, सेक्शनल लगाते थे? स्टार्टिंग में फुल लेंथ लगा लेता था, पर बाद में फिर आके मैं मोस्टली सेक्शनली लगाता था। जैसे प्री के भी मैथ्स के और रीजनिंग के रोज़ 2 सेक्शनल मॉक लगाता था मैं। मेंस में मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा मॉक्स लगाए नहीं, बस आरबी के लाइव मॉक्स हैं वो लगाए थे, और थोड़े टेक्स्ट बुक पे लगा लिए थे बस। ओके, अभी आपकी जर्नी से मैं समझ पा रहा हूँ ओवरऑल कि आपने एक किताब को कई बार करा है, राइट? कोई भी चीज़ अगर आपने पकड़ी है तो उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक बिल्कुल उसको खत्म नहीं कर दिया। एसएससी में रिपीटिशन का ही खेल है, हाँ, और रिपीट कई करो बार करा चीज़ें। आपने, हाँ, कई राइट? बार करो। तो इसमें मेन आता है रिवीजन वाला सेक्शन, है ना? क्योंकि बच्चे सिलेबस करते जाते हैं, अब 4 सब्जेक्ट वो मैनेज नहीं कर पाते। इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो मैथ रिवीजन नहीं होता उनसे, तो मैथ भूल जाते हैं, फिर जो जीके जीएस पढ़ते हैं तो फिर इंग्लिश भूल जाते हैं। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो रिवीजन का कैसे रहता था आपका, कैसे रिवाइज करते थे? जैसे रीजनिंग बताता हूँ सबसे पहले। रीजनिंग में तो सेक्शनल मॉक्स हैं, उससे ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, उससे रिवीजन हो जाता है। रीजनिंग में सच कुछ नहीं है, कैलेंडर वगैरह के थोड़े लिख सकते हो, कैसे रिपीट होता है कैलेंडर, कितने साल बाद होता है। रीजनिंग में बस इतना ही है, सेक्शनल मॉक लगाओ अपने आप हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैं जैसे वो कैब का मैंने बताया, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करता था। रिवीजन के लिए फिर दोबारा वही कर लिया। इंग्लिश में तो ऐसा ही है, और रिवीजन के लिए कुछ ऐसा सच है नहीं। इंग्लिश में मैंने जैसे वो वॉल्यूम 1 होगी, वही बार बार करो तो रिवीजन होता रहता अपने आप। और मैथ्स में रिवीजन के लिए मैंने करा था, एक छोटी नोटबुक बनाई थी, वो मैंने साथ भी लाया हूँ, दिखाऊँ? नहीं दिखाओ, आप निकालो। तो उसमें मैंने फॉर्मूलाज लिख रखे थे, सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स। तो क्या होता है, जैसे कोई पेपर आ गया तो मैंने ऐसे क्रिस्प वे में लिख रखे थे कि 4-5 घंटे में वो सारी रिवीजन हो जाएगा। ओके, मतलब इतने पतले किताब को वो हाँ, इसमें कॉपी जैसे में? पूरी मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा एक बार में, 4-5 घंटे में पूरी मैथ्स रिवाइज, क्या बात करते हैं? कंसेप्ट्स और सारे इसमें फॉर्मूले सब अर्थमेटिक कुछ। एडवांस सारा है इसमें? सब कुछ है इसमें, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ लिख रखा है, जो मेरे को लगती थी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, और मैं वो रिकॉल करने में मेरे को दिक्कत होगी, वो चीज़ें लिखता था मैं इसमें। भाई ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे अगर पॉसिबल होगा। बाकी हाँ, जैसे बिल्कुल। इतने पतले कॉपी में मतलब नोट्स बना लिया आपने, बच्चों के साथ ये होता है, वो उनके नोट्स ही जितनी बड़ी मोटी बुक होती है उतने मोटे उनके नोट्स हो जाते हैं। तो नोट्स को कैसे बनाना चाहिए, मतलब आपने जैसे इतनी पतली कॉपी पे नोट्स बना लिए मैथ के पूरे, राइट? और ये मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे में रिवाइज भी कर सकते हो आप इजीली, है ना? तो कैसे नोट्स बनाने चाहिए? इसमें जैसे बच्चे क्या करते हैं मैथ्स में, स्टार्ट करेंगे, लिखा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन भी लिखेंगे क्या, यू ई एस टी आई हाँ क्वेश्चन, फिर आंसर। हाँ। बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, वो 3-4 साल क्वेश्चन ही लिखते रह जाते हैं। हाँ, सिलेबस ही पूरा नहीं होता बहुत से सिलेबस ही बच्चों पूरा नहीं कर पाते। तो क्या करना है, जैसे रफ पेज लिया, हमें पेपर में भी रफ पेज पे ही करना है सब कुछ। का। तो रफ पेज लो, उस पे बस क्वेश्चन कर दो, फेंक दो उसको। बस जो मेन कंसेप्ट है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया अलग कंसेप्ट का, वो कंसेप्ट लिख लिया, छोटा सा एक क्वेश्चन लिख लिया उसका, और फॉर्मूलेज वगैरह लिख लिए। बस कंसेप्ट लिखो, मेन मेन कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज, बस इतने क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे 4-5 घंटे में, सारे नोट्स रिवाइज, सारी मैथ्स रिवाइज। बच्चे क्या करते हैं, अगर जैसे क्लास ले रहे होते हैं यूट्यूब पे या फिर पेड बैच से भी, तो एक एक बात लिखते हैं टीचर की, क्या बोलते जा रहे हैं, क्या है वो वो क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखेंगे। ब्रैकेट में अलग लिख देंगे, वो अलग लिख लेंगे। उनको ऐसा लगता है बाद में भूल ना जाए। नहीं, बस रफ वर्क करो, रफ वर्क की तरह करो उसको, पेपर में भी रफ वर्क करना है हमें। तो ऐसे लिखोगे तो वही आदत बन जाएगी, फिर पेपर में भी ऐसे ही करोगे, फिर वो टाइम का कंस्ट्रेंट आएगा। ओके, कभी आपका जैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे जूझते हैं, तो फिर कैसे मोटिवेशन आता था कि नहीं भाई पढ़ना है तुझे 8 घंटे साथ? काफ़ी बार मेरी तो ब्रेक हुई है, जैसे कई बार बीमार हो जाता, तो एक एक 2 हफ्ता तो ऐसे ही चला गया। 2024 के मेंस के बाद मैंने 3-4 महीने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। तो मोटिवेशन तो इसी से आता है, अपने घर वालों को देखो भाई क्या मेरी सिचुएशन है, अगर नहीं करा तो क्या हो सकता है मेरे साथ। बस वही मोटिवेशन है। ऐसे वीडियोस से तो मोटिवेशन आएगी 2-3 घंटे में, शाम को फिर वही नेटफ्लिक्स वगैरह देखने लग जाओगे। हाँ, वो ये इसका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का और बताओ। जैसे सोशल मीडिया का एडिक्शन है बहुत से बच्चों को, रील खिसकाए जा रहे हैं, वो खत्म तो होती नहीं कभी, है ना? मैंने ऐसा कुछ डिलीट वगैरह तो नहीं करा कि पेपर आ गया इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, रील्स नहीं देखूंगा, यूट्यूब नहीं देखूंगा। अपना सेट करो टाइम कि मेरे को देखना तो आधा घंटा ही देखूंगा बस।
अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिलीट ही कर दो फिर। हाँ डिसिप्लिन में मतलब रहना। डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए अगर तुम्हें करना है तो, रिपीटिशन सारी चीज़ों का बस। ओके अभी अगर जैसे लास्ट में कुछ ऐसा भूल रहा हूँ मैं, मतलब जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ, या फिर आपको लगता है कि ये बात और जानी चाहिए एस्पिरेंट तक, तो क्या आप लास्ट में बोलोगे, या फिर ओवरऑल क्या मैसेज होंगे आपके? मेरा मैसेज भाई यही है, दो चीज़ें हैं, एक तो रिपीटिशन और रिवीजन। हाँ सेम ही चीज़ होगी, हाँ रिपीटिशन करो बाकी चीज़ों का। हाँ जैसे कुछ भी बना ले तुमने नोट्स वगैरह, बार बार देखते रहो उसको, कोई भी एक टीचर पकड़ लिया बार बार उसी का कोर्स करते रहो, भागो मत, स्कैटर चीज़ें मत करो अपनी। एक चीज़ जैसे मैथ्स का कोर्स है तो एक ही टीचर को पकड़ो, उसका सारा कोर्स करो। हाँ बाकी ऐसे भागते रहोगे तो फिर भागते ही रहोगे। और जैसे मैंने बताया मैथ्स का ऐसे क्वेश्चन वगैरह मत लिखो, बस रफ वर्क की तरह करो, बाकी हो जाएगा। और मोटिवेशन के लिए यही है भाई, अपने घर वालों को देखो। हाँ मेरे को जैसे किसी का अच्छा बैकग्राउंड भी है तो ये देखो भाई मेरे को खुद का कुछ करना है, हाँ। तो वही मोटिवेशन है। ओके आज जैसे एक चीज़ और आती है, मैं एक भूल गया चीज़, कि जब तैयारी के दौर में होता है बच्चा तो उसको ताने बहुत पड़ रहे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो रिलेटिव्स भी बार बार पूछते हैं अभी तक तेरा हुआ नहीं है क्या। तो थोड़ा एक अजीब सा प्रेशर उस पर रहता ही है कि भाई अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो लाइफ में, 23 साल का हो गया, 24 का, 25 का हो गया। तो इस ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हालांकि आपके तो अभी 23 साल उम्र है और आप ESO बन चुके हो, है ना, तो अगर ऐसा बच्चे के साथ हो रहा है कैसे टैकल करना चाहिए सर? भाई यही माइंड में रखो कि एक दिन हो जाएगा और फिर मैं बता दूंगा भाई ये हो गया मेरा। मैं घर वालों को भी ऐसे रिलेटिव्स वगैरह को कुछ नहीं बताता था कि कुछ पूछते भाई क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एमए चल रही है, कहते हैं एमए हो रही है अभी तो बस। हाँ बाकी कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा सबको। हाँ तो पता हो गया तो मैंने बता दी फिर सबको कि अब पता चल गया कि ये कर रहा था बस मैं। पहले से नहीं ढोल नहीं बजाना पहले कि से मैं ऐसे तैयारी कर रहा ऐसे हूँ, मैंने किसी को ऐसे, स्टेटस लगाते हैं बहुत सारे पढ़ने का, है ना? नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। बस ये रखो कि अपना माइंड एक जगह सेट रखो कि मेरे को ये करना है, ये पोस्ट चाहिए मेरे को, बस वो माइंड में रखो, अपने आप हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचो भाई। ये रील्स वगैरह तो बाद में भी स्क्रॉल कर लोगे, सीरीज बाद में देख लोगे। मैंने सीरीज में भी बहुत टाइम वेस्ट करा बीच में, तो बाद में फिर मेरे को पता चला इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने फिर वो भी बंद करा। अब सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह ही देख रहा हूँ 2-3 महीने से हाँ बस। अब तो क्या है, देख ही सकते हो। ओके चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस थैंक यू सर। एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक उम्मीद यू सर। करते हैं आप अगर यूपीएससी ट्राई करें तो यूपीएससी भी क्रैक करें जल्दी। साथियों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भाई की जर्नी से, बहुत कुछ बताया उन्होंने, ठीक है, जैसे नोट्स के बारे में बताया और कैसे आपको कंस्टेंट रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से निकल के आया होगा आपके लिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपको, मैं पॉडकास्ट तो बना ही रहा हूँ सभी टॉपर के साथ, लेकिन आपको सारे पॉडकास्ट नहीं देखने हैं, ठीक है, आप 3 4 5 टॉपर्स के पॉडकास्ट देखो और उनमें से कॉमन चीज़ें उठाओ कि ये कॉमन कर रहे थे ये चीज़ें, वो अपनी जर्नी में अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करो और फिर पढ़ाई पे लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप पॉडकास्ट ही देखे जा रहे हो बहुत सारे, है ना, लगातार जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं, टॉपर्स मीट पे भी सुन रहे हो, रील्स भी देख रहे हो टॉपर्स की, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई करते रहना है भाई। 8 घंटे अगर पढ़ाई हो जाती है, थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है आपको कर रहे हो, तो आप ये चीज़ें भी देख सकते हो, इससे मोटिवेशन जरूर मिलता है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं। जो भी टॉपर्स आते हैं उनकी जर्नी आप सभी लोगों के साथ हम लेकर आते हैं। और भाई का भी चैनल है, ठीक है, अगर इनसे भी आपको कुछ हेल्प मिल पाए तो ज़रूर इनके चैनल को विजिट करें और वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हम जरूर रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।